देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रचा। भारत का यह बेजोड़ संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लगभग 5,000 वर्ष पुरानी भारत की अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं, युगों पहले हमारे पूर्वजों को मिश्रित धातु के निर्माण का ज्ञान था। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के प्रतीक थी। वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहां सातवाहन, पल्लव और कुषाण, गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंशों और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं संकलित हैं। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। युग परिवर्तन के साथ अब प्रवेश करते हैं मध्यकाल में, जहां राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थीं, बल्कि उनके संरक्षण में कला, शिल्प, संस्कृति का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। राजपूतों, मराठों, पांचवें जोन में देखिए कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन का विस्तार। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया। सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां थीं। हर चुनौती को पार करने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। नई दिशाओं में नव प्रयोगों से नए आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के नित नए प्रयास सतत जारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान, प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 1 अगस्त 2023। तो गाइज आज है तारीख 1 अगस्त 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है,
सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज, आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कवल टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन में नीचे जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे प्रीएम्बल में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक लिबर्टी, ऑप्शन नंबर सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जिसको लेकर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा था। अब वीडियो बहुत डिटेल था, है ना, उसके अलावा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बची नहीं है बताने के लिए, लेकिन कुछ और भी एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, दिल्ली में सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनने वाला है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूज़ियम है, इसको यहाँ पे बनाया जाएगा और नाम क्या है, युगे युगीन भारत। आपने वीडियो के अंदर इसके बारे में सुना होगा। इसकी खासियत क्या है, वैसे तो आप देख ही चुके हो वीडियो के अंदर, फिर भी कुछ और चीज़ें जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। युगे युगीन भारत जो नेशनल म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम के अंदर में भारत का जो इतिहास है, 5000 साल पुराना जो इतिहास है, उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं, सारे सेक्शंस को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि इस म्यूज़ियम के अंदर में लगभग 950 के आसपास कमरे होने वाले हैं, जो कि तीन अलग अलग जो स्टोरीज़ हैं उनको डिपेक्ट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि 1.17 लाख स्क्वायर मीटर स्पेस के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। इस पूरे म्यूज़ियम के अंदर में जो हमारे अलग अलग पीरियड्स आए हैं, जैसे कि आप कह सकते हो मिडीवल एरा हो गया, उसके बाद ट्रांजिशनल पीरियड हो गया, है ना, मिडीवल एरा मॉडर्न एरा के बीच का, और वो मॉडर्न एरा हो गया, और उसके बाद यहाँ पे कॉलोनियल कंट्रोल हो गया जब अंग्रेज़ आए भारत, फ्रीडम मूवमेंट चला, उसके बाद यहाँ पर 1947 के बाद देश की आज़ादी के बाद का जो समय है, इन सारी चीज़ों को, ये जो पूरा का पूरा इतिहास है, वो सब कुछ यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर में, इस संग्रहालय के अंदर में दिखाया जाएगा। हमारी जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज है, एंशिएंट इंडियन नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ गई, आपका वेदा आ गए, वेद के साथ साथ उपनिषद आ गए, ये सारी चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस इस म्यूज़ियम में देखने को मिलने वाली है। प्लस जो एंशिएंट टू मिडिवल का पूरा टाइम पीरियड था, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, चोल एम्पायर हो गया, है ना, ये सारे एम्पायर्स आए, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इनका डिपिक्शन है वो होने वाला है। प्लस बहुत सारे जो वर्क ऑफ आर्ट हैं, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन, इन सभी एरा से बिलोंग करने वाले, उनको भी यहाँ पे शो किया जाएगा। मिडिवल टाइम पीरियड की काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, जैसे मराठा एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, है ना, उसके बाद में बहमनी सल्तनत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाले हैं। प्लस साथ ही साथ में देखा जाएगा कि कैसे जो बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे जो रिलीजन है ना, वो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करे, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है, वो चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। प्लस एक ट्रांजिशन फेज़ भी यहाँ पर दिखाया जाएगा इन म्यूज़ियम के अंदर। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है ट्रांजिशन फेज़ को लेकर। ये ट्रांजिशन फेज़ क्या है? देखो, ट्रांजिशन फेज़ वाला जो सेक्शन होने वाला है इस म्यूज़ियम में, वो ये दिखाएगा कि कैसे मिडिल एजेस से मॉडर्न एरा की साइड में हम बढ़े, ठीक है, कैसे यहाँ पर जो बड़े बड़े एम्पायर्स आए, वो कैसे स्टार्ट हुए, कैसे उनका एमरजेंस हुआ और कैसे वो कोलैप्स कर गए। जैसे सिख एम्पायर, बंगाल सूबा, उसके बाद मैसूर किंगडम के बारे में सुना होगा। ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स का एमरजेंस हुआ, कोलैप्स हुए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। दिखाया जाएगा समय के साथ में कैसे एक सोसाइटी और जो इकॉनमी है वो चेंज होती चली जाती है। वो पूरा का पूरा इतिहास इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, एंशिएंट, मिडिवल, ट्रांजिशन, उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियड वाला समय है ना, मॉडर्न पीरियड की जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर दिखाई जाने वाली है। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया इंडिया को,
है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। कॉलोनियल रूल जब पूरा चला, जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से शासन किया, है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे एज अ हिस्ट्री के रूप में इसको देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल किस तरीके से चला, देश की आज़ादी के पीछे कितना कुछ यहाँ पे लोगों ने सहा, या फिर कह सकते हो कितनी सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी गई, वो सब कुछ भी यहाँ पर होने वाला है। समझ गए। तो ये तो यहाँ पे आपने वीडियो के तौर पर ये सारी चीज़ें समझ ली, मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया है। वैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन एशिया, आज के समय में पूरे एशिया में सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है, तो उसका आंसर है इंडियन म्यूज़ियम। वैसे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में अभी तक 3 सबसे बड़े बड़े म्यूज़ियम है। कौन कौन से? पहला इंडियन म्यूज़ियम, सेकंड नेशनल म्यूज़ियम, और थर्ड आपको देखने को मिल जाता है शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। अब इसका आंसर आप दोगे। क्या क्वेश्चन है? सबसे छोटा म्यूज़ियम इंडिया में कौन सा है? स्मॉलेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया। ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताओ। दोस्तों, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपके साथ में शेयर की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखित में PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी गई है। ये आप देख पाओगे युगे युगीन भारत के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको बताया एंशिएंट पीरियड का समय या फिर कौन कौन से समय कवर करे जाएंगे, ट्रांजिशन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, कॉलोनियल रूल, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। और ये जो आपके क्वेश्चन के आंसर है वो भी दे दिए गए। अब आपको पता होगा म्यूज़ियम को लेकर हम लोग हर साल एक इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे को भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखना है, हर साल 18 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। यानी 2023 का ये जो डे है वो निकल चुका है। 2023 का जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे था, इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो ये विषय है ना वो डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो थीम है वो है म्यूज़ियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, ठीक है। ये जो दिन है म्यूज़ियम डे, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम। यानी एक हमारे पास में म्यूज़ियम्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अलग से बॉडी भी है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम। उसके थ्रू यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है इसकी शुरुआत हुई थी, ताकि लोगों में एक जागरूकता फैलाई जा सके कि म्यूज़ियम्स कितने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करता है, हमारे हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को कवर करता है। काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे स्टोर करके रखी जाती हैं ताकि लोग उसके बारे में जानकारी ले सकें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम ने की थी। तो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम क्या है, इसके बारे में भी जान लो, प्रीलिम्स के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो ICOM है ना, ये एक मेंबरशिप एसोसिएशन है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक NGO की तरह काम करता है। और इसका मेन काम है जो हमारी म्यूज़ियम एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना। और मैं आपको बता दूं, म्यूज़ियम के लिए अगर कोई इकलौती बॉडी दुनिया के लेवल पर काम कर रही है तो वो इकलौती बॉडी यही है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम। इकलौता ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है म्यूज़ियम के सेक्टर में, ध्यान रखना है, ठीक है। और इस वाली बॉडी को बनाया गया था 1947 में। इसका हेडक्वार्टर आज के समय में फ्रांस के अंदर पेरिस में स्थित है, ठीक है। उसके बाद इस बॉडी का मेन काम ये भी है कि जो हमारे कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका इलीगल तरीके से तस्करी की जाती है, इलीगल तरीके से इधर से उधर किया जाता है, तो उसके ऊपर रोक लगाने का भी ये काम करता है। समझ गए। अब थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। अब यहाँ पे आपसे सवाल बन सकता है कि जो म्यूज़ियम्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर में कैसे किया जाता है, कौन करता है, या फिर कह सकते हो म्यूज़ियम्स का मैनेजमेंट इंडिया में किसके थ्रू किया जाता है। तो उसके लिए देखो, अलग अलग म्यूज़ियम्स के लिए बहुत सारी मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ बनाए गए हैं, अलग अलग मंत्रालय बनाए गए हैं, उनके अंडर में अलग अलग म्यूज़ियम्स आते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारे पास में एक ही मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसी के अंडर में सारे म्यूज़ियम्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल म्यूज़ियम्स आर एडमिनिस्ट्र्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सारे म्यूज़ियम्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में नहीं आते हैं। कह सकते हो कि कुछ म्यूज़ियम्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ म्यूज़ियम्स ऐसे हैं जो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट में चल रहे हैं। कुछ लोग हैं एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अंदर में, वो लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। समझ गए। अब इंडिया के अंदर में जो पॉपुलर म्यूज़ियम्स है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे एक नेशनल म्यूज़ियम है न्यू दिल्ली का, ये बहुत पॉपुलर है। बेंगलुरु का नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कई बार न्यूज़ में रहता है, ये हमने डिस्कस किया भाई। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हो गया, अगेन कोलकाता का एशियाटिक सोसाइटी होगी। उसके अलावा न्यू दिल्ली का अगेन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हो गया, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ये कुछ फेमस इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आर्टिकल हमने डिटेल से कवर किया, कई सारी जगह पर इसकी चर्चा हो रही थी, वो सब इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है। आगे आते हैं दोस्तों। डिस्कशंस को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में इस समय एक अच्छा चांस है इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का।
क्योंकि आज अगस्त स्टार्ट हो चुका है। 1 अगस्त से भी अगर आप तैयारी कर रहे हो आगे यूपीएससी की, तो आपको पुराना कंटेंट यानी कि हमारा जून का पूरा महीना हो गया, जुलाई का पूरा महीना हो गया, जून जुलाई ये 2 महीने का भी सारा का सारा करंट अफेयर का कंटेंट आपको इस पेड ग्रुप में मिल जाता है। प्लस अगस्त से भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अगस्त से रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा जैसे मिलता आ रहा है। और अगर ये जो 2023 का जून है उससे पहले कुछ महीने का कंटेंट चाहिए तो वो भी आपको करंट अफेयर वाले इस ग्रुप में मिल जाता है। इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है, केवल 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आप हमेशा के लिए केवल 499 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने ऊपर। मैं इन्वेस्टमेंट ही कहूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे और कोई दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। अब इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है वो इससे भी सिंपल है। केवल क्या करना है, व्हाट्सएप ओपन करना और इस नंबर पर मैसेज कर देना 8534873368। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपने, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा और रिप्लाई में आपको समझाया जाएगा पूरा का पूरा पेमेंट का प्रोसेस। इवन आपको डेमो वीडियो भी दिया जाएगा। आप वहाँ पे डेमो में चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उस ग्रुप के अंदर में। फिर उसके बाद अपना पूरी संतुष्टि के साथ में आप यहाँ पे पेमेंट करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। समझ गए? तो इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से यहाँ पर इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। साथ ही साथ में मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। काफ़ी पीछे रह जाते हैं हम इस मामले में। तो हमारा जो टारगेट है हमेशा से हमने 5K प्लस लाइक्स का रखा है। आज भी हमारा वही टारगेट है, प्लीज़ इसको अचीव करवाना। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे जैसे महीना ख़त्म होता है उसके अगले महीने में सारा का सारा डेटा आता है। ठीक है, तो अभी जून का महीना निकल चुका है, उसके बाद जुलाई का महीना भी ख़त्म हो चुका है, आज तो 1 अगस्त हो चुकी है। तो पूरे जून के महीने में जो भारत का कोर सेक्टर का ग्रोथ है वो किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। बोला जा रहा है कि जून के महीने में जो हमारे, आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर में टोटल 8 मेन कोर सेक्टर्स हैं। उसी कोर सेक्टर पर पूरी इकॉनमी चल रही है। कोल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। अभी ये मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जून के महीने में इन 8 मेन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले ही 5 महीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जून के महीने में हुई है। ये कुछ यहाँ पे आपको चार्ट भी नज़र आएगा। ठीक है, जो जनवरी 2022 से आप ये चार्ट देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ग्रोथ देखने को मिली है। और इधर जून 2023 के अंदर में अभी ग्रोथ थोड़ा सा डाउन चल रहा था, लेकिन एक ही झटके में जून के महीने में 8.2% से यहाँ पर बढ़ोतरी नज़र आई है। ठीक है, तो जून के पहले भी जो 5 महीने हैं उनके कंपैरिजन में भी सबसे बढ़िया ग्रोथ जून में नज़र आई है। ठीक है, और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, ये मिलकर आपको पता होगा IIP तैयार करती हैं। IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी समझेंगे। यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको पहले इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को दिखाता हूँ। दोस्तों, कुछ भी करना, कोई भी जुगाड़ फांसना या कैसे भी रटना या कुछ भी करना, इनका 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन सी है? सबसे पहला कोयला सेक्टर, कोल सेक्टर। कोल सेक्टर का वेटेज कितना है? तो ये थोड़ा पुराना डेटा है लेकिन आप इसके हिसाब से भी हैंडल कर सकते हो। वेटेज की बात करेंगे तो 10.33% कोल सेक्टर का वेटेज है। यानी कौन सा सेक्टर कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा है। तो कोल सेक्टर 10.33% के वेटेज के साथ में है। फिर उसके बाद में कच्चे तेल का सेक्टर हो गया, ये दूसरी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आता है। फिर 3rd नेचुरल गैस, 4th रिफाइनरी, 5th स्टील, 6th सीमेंट, 7th फर्टिलाइज़र और 8th इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मैं आपको ये पूछूं कि सबसे बड़ा दबदबा यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री का है इसमें से, इन 8 में से, तो आप क्या करोगे? उसका वेटेज चेक करोगे। तो वेटेज के हिसाब से इस फोटो में कौन सा नज़र आ रहा है? रिफाइनरी सेक्टर। रिफाइनरी का जो वेटेज है वो लगभग 28.04% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। रिफाइनरी सेक्टर के बाद कौन सी दूसरी इंडस्ट्री है जिसका सबसे बड़ा दबदबा है? तो आपको स्टील इंडस्ट्री देखने को मिल रही होगी। स्टील के बाद 3rd कौन सी है? रिफाइनरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी, 28 के बाद 19। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको स्टील इंडस्ट्री नज़र आएगी। समझ गए? स्टील के बाद में आपको कोयला इंडस्ट्री है देखने को मिलेगी। तो ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो बोला जा रहा है कि इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में से कच्चे तेल वाली इंडस्ट्री को छोड़कर, क्रूड ऑयल सेक्टर को छोड़कर जो बाकी 7 इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में जून के महीने में
एक काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। कोयले प्रोडक्शन में जो ग्रोथ है वो लगभग 9.8% से देखने को मिली है। इवन यहाँ पर कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिली है, ऐसा भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवाता हूँ कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। इतना तो पढ़ना काफ़ी है, इतना सभी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद की बात लोग पढ़ना छोड़ देंगे, वो यहाँ पर आपको मिलता है इस वीडियो के अंदर में डेली बेसिस पर। अब देखो 8 कोर सेक्टर्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके वेटेज के बारे में बात करते हैं, इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो यहाँ पर इन इंडस्ट्री का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP को तैयार करते हैं। समझ गए। और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ कौन सी है, रिफाइनरी वाली है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील। अभी हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। अब ये IIP क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा जान लो, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है, यानी ये हमें क्या दर्शाता है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनका प्रोडक्शन का वॉल्यूम कैसा रहा है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, हमारी इंडस्ट्री है, उनकी ग्रोथ किस प्रकार से रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो यहाँ पर ये IIP हमें दर्शाता है। IIP कौन तैयार करता है, इसको कंपाइल और पब्लिश करने का काम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो CSO है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। जब आपसे पूछा जाएगा इसको मंथली कौन तैयार करता है, तो यहाँ पर कह सकते हो जब ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाएगी तो वह CSO, और जब पूछा जाएगा मंत्रालय मिनिस्ट्री तो आपने बताना है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। समझ गए। ये क्या करता है, हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है उसको यहाँ पर दर्शाता है, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को मेजर करने का भी काम करता है। इसका बेस ईयर 2011-12 है। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि इसकी क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है, कोई महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, इस इंडेक्स का। तो बिल्कुल सबसे पहला यहाँ पर इसका महत्व यह है कि जो हमारी सरकारी एजेंसीज है वो इस इंडेक्स का यूज़ करती हैं अलग अलग नीतियाँ बनाने के लिए। ठीक है, अलग अलग इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से कोई पॉलिसी लेकर आनी है तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर और भी कोई इकोनॉमिकल बॉडी हो गई, तो वो क्या करती है, इसी इंडेक्स का यूज़ करके हमारी जो अलग अलग पॉलिसीज़ है वो तैयार करी जाती हैं। और ये जो IIP है काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट माना जाता है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इसका यूज़ करके हम लोग अपना जो GDP वगैरह है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अपनी इकॉनमी वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ। UPSC ने 2015 में ये सवाल पूछा था। सवाल क्या था कि जो ये इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, इनमें से बताओ कौन सी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा दबदबा है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर A कोल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर B इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर C फर्टिलाइज़र, या फिर ऑप्शन नंबर D स्टील प्रोडक्शन। तो वैसे तो इसमें रिफाइनरी है नहीं, वरना तो रिफाइनरी होता, लेकिन रिफाइनरी सेक्टर के बाद में मैंने आपको दूसरा एक और सेक्टर बताया था जिसका सबसे ज़्यादा दबदबा है। वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी 2015 में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है, ये इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज था। ये चेंज होता रहता है वैसे, लेकिन 2015 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल। कल दोस्तों मैंने आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, और उसी के अंदर मैंने आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पढ़ाया था। तो उसी से रिलेटेड आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, देखो पहले दोस्तों इस कॉरिडोर को समझते हैं। ये कॉरिडोर का आप लोकेशन वगैरह समझोगे, उसके बाद आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आएगी। देखो एक बहुत अच्छा फोटो है इसको समझने के लिए। ये इंडिया का मैप है, ऊपर आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, और इधर पीछे यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान में यहाँ पर नीचे आपको ग्वादर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये ना एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, ग्वादर पोर्ट। इस ग्वादर पोर्ट को चाइना ने ही बनाया है, चाइना ने ही डेवलप किया है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पे ना अपने आप को, यानी अपने देश को इस ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि उसको इधर नीचे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, तो इस अरब सागर में अपना जो पैर है वो पसार सके, अपना एक्सपेंशन कर सके। इसलिए वो क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट के साथ में अपने आप को जोड़ने का काम कर रहा है। और इन्होंने यहाँ पर इसको जोड़ा, और ये जो जोड़ने का बीच में एक पूरा कॉरिडोर बनाया इन्होंने, और उस कॉरिडोर को यहाँ पे नाम दिया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब जो ये कॉरिडोर है कहाँ से गुजर रहा है, आप इसको ध्यान से देखना। ये जो टेरिटरी है ये तो वैसे इंडिया की टेरिटरी है, जैसा आपको मैप में दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये ऊपर हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाएगा, रफली मैंने ड्रॉ किया है, समझ गए। अब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, वैसे तो इसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, लेकिन ये है तो इंडिया की ही टेरिटरी ना, है भारत का हिस्सा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर चाइना को अलाउ कर दिया कि चाइना हमारे इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से इस कॉरिडोर को निकाल सके, और चाइना ने ये काम किया।
तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से देखने को मिलता है? चाइना से होकर इंडिया के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर कर देन उसके बाद में यहाँ पर ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ने का काम करता है। समझ गए? ताकि यहाँ पर चाइना को इधर अरब सागर का जो पूरा एक्सेस है वो मिल सके। अब इंडिया जो है पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी से निकाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या वन बेल्ट वन रोड के नाम से जिसको हम जानते हैं, जिसके माध्यम से चाइना दुनिया भर के देशों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये जो सी पैक वाला कॉरिडोर है ना, ये सी पैक कॉरिडोर कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना दिया गया है। तो समझ गए सी पैक क्या है? तो सी पैक बेसिकली एक बायलेटरल प्रोजेक्ट है। बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच का प्रोजेक्ट है, एक पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है। दोनों का मेन मकसद है कि पाकिस्तान और चाइना को दोनों जोड़ सकें, हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन, इन सब चीज़ों के माध्यम से। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये भारत की टेरिटरी से गुजर रहा है, इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो है भारत के लिए एक कंसर्न वाली बात भी आपको नज़र आएगी। दूसरी चीज़, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा भी है। अब हुआ क्या है, न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि इस प्रोजेक्ट का जो सेकेंड फेज़ है उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्स है वो साइन कर चुके हैं दोनों देशों के बीच में। जो पाकिस्तान और चाइना है, इन्होंने कल के दिन, कल मंडे था, कल 6 अलग अलग डॉक्यूमेंट को साइन किया है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया गया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो दूसरा फेज़ है वो अब स्टार्ट किया जाएगा। इसके लिए $60 बिलियन खर्चे जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, साथ ही साथ में यहाँ पर चाइना के वाइस प्रीमियर, इन सब के बीच में यहाँ पर ये सारा का सारा जो डिस्कशन है वो हुए हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब ना दोस्तों, पहले आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 3 रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है। खासकर आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर राइटर ने बात की है एलपीजी के बारे में। ठीक है, एलपीजी की बजाय क्या एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि अभी सिलेंडर के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, अलग अलग इशू की वजह से नई नई जो हमारी स्कीम चली सिलेंडर को लेकर वो फेल कर गई। उसके बाद हम सिलेंडर की जगह एक ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं क्या, वो यहाँ पे राइटर ने समझाया है। सेकंड एडिटोरियल के अंदर हम लोग ट्राइबल कल्चर के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस आर्टिकल से हटकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा। ट्राइबल सोसाइटी को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। एक अच्छा टॉपिक है, प्लस आज का मेंस का क्वेश्चन इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। फिर नेक्स्ट जो एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा यह है डेटा को लेकर डिबेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारे राइटर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आज के समय का जो डेटा है ना, उस डेटा के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं, डेटा ला रही हैं, सबके डेटा अलग अलग हैं। मान लो एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक को लेकर 4 अलग अलग बॉडी डेटा अपना दे रही हैं, प्रेजेंट करिए, सबके अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? तो एक्यूरेसी की कमी है, सटीकता की कमी है। वो सारी जो इश्यूज़ हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे राइटर ने समझाया है। अगेन एक अच्छा टॉपिक है। तो जब सारे एडिटोरियल अच्छे होते हैं मैं सब कुछ डिस्कस करता हूँ, जब अच्छे नहीं होते, जैसे कल के पेज में हमारा कोई काम का आर्टिकल नहीं था तो हमने यहाँ पर उसको स्किप किया। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर इस वाले एडिटोरियल को कवर करेंगे। यहाँ पे क्या है राइटर के कहने, रुक जाओ पहले पूरे पेज पे ले लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन जो भी अगर आपको बाद में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। नंबर 1 पॉइंट जो हमारे राइटर हैं शुरुआत करते हैं, इनका कहना यहाँ पर यह है, इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, जो डेटा प्रोड्यूस किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स निकल कर आता है, इसको लेकर पिछले कुछ समय में एक बड़ी डिबेट छिड़ चुकी है। और डिबेट किस चीज़ को लेकर छिड़ चुकी है कि जो वो डेटा है, क्या वो डेटा एक्यूरेट है भारत के अंदर में? डेटा को लेकर जो काम किया जा रहा है, क्या वो डेटा सटीक तरीके से निकल कर आ रहा है? ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि कई सारे डेटा में हमने ये देखा है कि अलग अलग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उस डिफरेंस की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन निकल कर आता है। डेटा मतलब कि जैसे गरीबी कितनी है ना, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसका डेटा क्या है, तो इस प्रकार के डेटा की हम बात कर रहे हैं। इकॉनमी को लेकर क्या स्थिति चल रही है, तो ऐसे डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो राइटर का कहना है यहाँ पर जो डेटा के ऊपर डिस्कशन होता है ना, और कहीं ना कहीं यहाँ पर डेटा की जो सच्चाई होती है, क्योंकि कभी भी जब डेटा होता है तो उसके साथ में ऑनेस्ट वर्ड ऐड करना ज़रूरी है, एक सच्चा डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन क्या हमारे पास में क्या एक ऑनेस्ट डेटा अवेलेबल है? नहीं, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। फिर राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया है इकोनॉमिक और सोशल डेटा, ये ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है ना। जैसे बहुत सारे पब्लिक गुड्स हैं ना, पब्लिक गुड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सरकार की होती है। सरकार यहाँ पे उन पब्लिक गुड्स को, जो हमारी सोसाइटी के अंदर में जितनी चीज़ें अवेलेबल है उसकी प्रोटेक्शन कर सके। वैसे यहाँ पर जो डेटा होता है, खासकर इकोनॉमी का डेटा और हमारी सोसाइटी का डेटा, ये डेटा भी कहीं ना कहीं पब्लिक गुड की तरह ट्रीट किया जाता है।
लेकिन अगर आप यही डेटा सही से प्रेजेंट नहीं करोगे या हमारे पास में ये डेटा सटीक नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या है वो सारी कंडीशंस हमें नहीं पता होंगी, सोसाइटी की कंडीशंस क्या है भारत के अंदर वो नहीं पता होंगी, तो आप नई पॉलिसीज़ कैसे लेकर आओगे? क्योंकि आपके पास में डेटा है, हाँ इतने लोग छूट रहे हैं इस पर्टिकुलर बेनिफिट से, तभी तो आप उसके लिए कोई नई नीति लेकर आओगे ना। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई नई पॉलिसी नहीं आ पा रही है, जिसके चक्कर में आधे सेक्टर्स को बेनिफिट मिल रहे हैं, आधे सेक्टर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगेन इस डेटा की, स्पेशली डेटा में सटीकता ना होने की प्रॉब्लम। अब राइटर ने यहाँ पर एक मुद्दा उठाया है, इन्होंने बोला है कि डेटा में क्या दिक्कतें हैं ये तो समझाओ। 3 इंपॉर्टेंट इशू हैं, 3 सबसे बड़े मुद्दे डेटा के अंदर। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। डेटा की जो क्वालिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सबसे पहली चीज़ है। समझ गए? तो अगर आपको कोई सरकारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है, यानी कि कोई नीति बनानी है, उस नीति को, उस स्कीम को लागू करना है, रिसर्च करनी है, ये सारी चीज़ें आपके पास में एक सटीक डेटा कह सकते हो ना होने की वजह से अच्छे से नहीं चल पा रही हैं। ना ही आप नीति बना पाओगे, ना ही आप उसको लागू कर पाओगे, ना ही आप प्रॉपर रिसर्च कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में एक क्रेडिबल प्लस एक एक्यूरेट डेटा नहीं है जिस पर आप विश्वास कर सको। तो कहीं ना कहीं जब भी बात आती है डेटा की, तो उसकी ऑनेस्टी, उसका इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत मैटर करती हैं। और एक्यूरेसी की जब बात करते हैं तो सटीकता उस किसको बोलते हैं? सटीकता उसको बोलते हैं जब डेटा एक सही रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही तरीके से एग्जैक्ट वैल्यूज़ को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हो सोसाइटी की। नाउ अभी क्या हो रहा है, डेटा को हम कैप्चर कैसे कर रहे हैं? डेटा को कैप्चर करने में भी कई सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। पहली चीज़ ये बोली गई है, देखो हमारे पास में ना बहुत सारे सर्वे होते हैं, अलग अलग सर्वेज आपने सुना होगा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, गरीबी को लेकर यहाँ पर सर्वे हो रहा है। तो जो सर्वे होता है बेरोज़गारी का, गरीबी का, दूसरे स्टैटिस्टिक्स को लेकर, वही हमको दर्शाता है आगे कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसी नई पॉलिसीज़ को लेकर आना है। और इतना ही नहीं, ये डेटा हमारी इकोनॉमिक रिसर्च में भी हेल्प करता है। सर्वे, स्पेशली हाउस होल्ड सर्वे, जो घरों का सर्वे किया जाता है, किस तरीके से खर्चा हो रहा है, क्या कंडीशन है, वहाँ पर ना उन हाउस होल्ड सर्वे के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं क्रेडिबिलिटी को लेकर, वो सच्चे डेटा हैं या नहीं डेटा है। क्योंकि हमने अलग अलग जगह से सैंपल कलेक्ट करे, कुछ अलग अलग एरिया से, शहरों से, अर्बन एरियाज़ के स्टैटिस्टिक्स अलग हैं, और जो रूरल एरियाज़ है, जो गांव के एरियाज़ हैं, वहाँ के स्टैटिस्टिक्स अलग हैं, है ना। उसके हिसाब से हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस बेसिस पर एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। और इसके बाद मतलब अगर ये चीज़ आप नहीं मेंटेन करोगे तो हम इकोनॉमिक बेसिस पर, इकोनॉमी और सोसाइटी के बेसिस पर ज़्यादा कुछ सरकार कर नहीं पाएगी। दूसरी चीज़, रिसेंटली यहाँ पर एक पेपर आया था जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं प्रधानमंत्री के अंदर में, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर आर्ग्यू किया और यहाँ पे बोला कि जो सर्वे है, उन्होंने ये बोला, क्या बोला उन्होंने, कि जो सर्वे होता है ना, ये सर्वे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के अंदर में जो शहर वाला हिस्सा है उसका डेटा कैप्चर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये बात इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के साइड से बोली गई है कि शहर के प्रॉपर सर्वेस कंडक्ट नहीं होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल पर यहाँ पर आज के समय पर कंडीशंस निकल कर आ रही है डेटा के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर। पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर राइटर क्या बोलते हैं, इसको समझते हैं। इन्होंने बोला कि देखो हमारे पास में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करवाती हैं अलग अलग सेक्टर्स को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि सेम सेक्शन को लेकर, गरीबी को लेकर, मान लो यहाँ पे 4 एजेंसी ने डेटा रिलीज़ किया, लेकिन अब 4 एजेंसी गरीबी को लेकर डेटा रिलीज़ कर रही है, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया, तो क्या हो रहा है कि वो चारों एजेंसीज़ ने अलग अलग डेटा दिया, सबके नंबर अलग अलग हैं, दोनों सारी एजेंसीज़ ने अलग अलग नंबर्स दिए हम लोगों को। अगेन ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अब 4 एजेंसीज़ अलग अलग डेटा लेकर आ रही हैं, तो हम किसको चुनें, है ना, कौन सी डेटा को लेकर नीतियाँ बनाएं, कौन सी डेटा को लेकर पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर बताया गया। और इतना ही नहीं, बोला गया है कि जब बात आती है डेटा को लेकर ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपने जीडीपी का, इकॉनमी का कैलकुलेशन करते हैं, अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं वहाँ से डेटा निकाल कर, और बहुत सारा डेटा आज के समय पर एक पोर्टल है MCA पोर्टल, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21, जिसको हम लोग MCA 21 बोलते हैं। तो MCA 21 ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पर भी ढेर सारा डेटा अवेलेबल होता है। हुआ क्या, हम अपनी इकॉनमी को कैलकुलेट करने के लिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से डेटा उठा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से डेटा लिया और दूसरी तरफ यहाँ पे जो एनुअल सर्वे होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो जब पब्लिश हुआ तो दोनों के डेटा में फिर से डिफरेंस आ गया, फिर से यहाँ पर दोनों का डेटा अलग है।
उसके बाद राइटर बोलते हैं कि भाई 2019 की एक रिपोर्ट थी, सॉरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इन्होंने बोला कि 2019 की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की साइट से दी गई है। सर्विस सेक्टर को लेकर वो रिपोर्ट कवर की गई थी। उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि 36% जो कंपनीज़ हैं इस पोर्टल के अंदर में, MCA 21 पोर्टल के अंदर में जो 36% कंपनीज़ हैं ना, जिनका डेटा यूज़ किया गया था, मतलब GDP को कैलकुलेट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं वो कंपनी ट्रेसेबल नहीं है, उन कंपनी के बारे में प्रॉपरली सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और जून 2023 तक, अभी जून जो निकला है 2023 का, उस समय जो ये MCA 21 नाम की वेबसाइट है, जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस आने लगे। ये पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे अगर कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे हो या कोई फाइल अपलोड करो, लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लगभग 800 से 900 कंपनीज़ हर दिन यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई हैं इस नए पोर्टल में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है कि बहुत सारी जो जाली कंपनियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं बनती चली जा रही हैं और वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही हैं, और हम इस डेटा का यूज़ कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को कैलकुलेट करने के लिए। तो सीधा सीधा क्या हो रहा है, हमारी GDP कैलकुलेशंस के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जो कंसर्न्स हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़रूर से यहाँ पर नज़र आएगी। अब ये हो गया दूसरा इशू। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो तीसरा वाला इशू है, राइटर ने वो क्या उठाया है, वो इन्होंने बोला है हमारे सिस्टम की एबिलिटी, हमारा जो सिस्टम है उसकी क्षमता, कि वो किस तरीके से, क्या वो एक हाई क्वालिटी का डेटा जनरेट कर रहे हैं? नहीं, यही एक तीसरा इशू है कि हम लोगों ने आज तक हाई क्वालिटी का डेटा जनरेट नहीं किया है। इस चक्कर में कोई यहाँ पर प्रॉपर बिलीव नहीं कर पाता है डेटा के अंदर पे। पिछले कुछ समय में, रिसेंट टाइम्स में अगर आप देख पाओगे, ना केवल सर्वे डिले हो रहे हैं, जबकि जो डेटा प्रोसेस किया जाता है, जो कंप्लीट सर्वे होते हैं, वो भी लगातार डिले हो रहे हैं। छोटे सर्वे, बड़े सर्वे, चलो बड़े सर्वे में टाइम लग रहा है, लेकिन छोटे छोटे सर्वेज़ वो सब के सब आज के समय पर लगातार डिले पे डिले होते चले जा रहे हैं। अगर आपको अपनी इकॉनमी के अंदर ग्रोथ चाहिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाना है, इसके लिए यहाँ पर आपको एक प्रॉपर डेटा की आवश्यकता होती है। नेशनल इनकम का एस्टिमेट होना चाहिए, नेशनल इनकम क्या है देश की, उन सब चीज़ों का डेटा होना चाहिए। और ये अपडेटेड डेटा, ध्यान रखना, एक होता है डेटा, एक होता है अपडेटेड डेटा। एक तो स्टार्टिंग में भाई आज से 10 साल पहले वेबसाइट बनी थी, तब डेटा डाला, उसके बाद उसको अपडेट करना भूल गए, डाला ही नहीं उन्होंने। और एक होता है अपडेटेड डेटा, जो कि टाइम टू टाइम समय के साथ में अपडेट कर जाता है कि हाँ अब ये स्थिति है। तो हमारे पास में जो अपडेटेड डेटा नहीं है, समय के साथ में बदलता हुआ डेटा जो हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है, अगेन ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए चैलेंज है। यानी ऐसा डेटा ना होने के वजह से ना ही हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम कर पाएंगे, ना ही गरीबी को कम करने के ऊपर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में सटीक पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सिचुएशन क्या है देश के अंदर में, क्योंकि ये डेटा केवल ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं, ज़्यादा हाई क्वालिटी के डेटा नहीं है। अब राइटर ने बोला है कि हमें एक अर्जेंट एक्शन की, एक अर्जेंट अटेंशन की भी रिक्वायरमेंट है। हमें क्या करना चाहिए? राइटर बोलता है ये जो एक विश्वसनीय डेटा हमारे पास में नहीं है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें थोड़ा जोर देना होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अभी 2021 की जनगणना आनी थी, वो नहीं आ पाई अभी, है ना। हमारे पास में जो डेटा है इकोनॉमिक प्रेफरेंस को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट आउटकम्स क्या हैं, वो भी डेटा की अवेलेबिलिटी हमारे पास में प्रॉपर है नहीं, प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जब ये डेटा हमारे पास में नहीं है, इनके एब्सेंस में हमें क्या करना होगा, जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, है ना, उन सबको साथ में मिलकर आकर ये जो बग्स हैं इनको फिक्स करना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको यहाँ पर तेज़ी से फिक्स करना पड़ेगा। हाल ही में क्या हुआ है, नीति आयोग का जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो हमारा हाल ही में नीति आयोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना 2023 का, जो कि ये बताता है कि गरीबी अलग अलग लेवल पर कैसी है इंडिया के अंदर में, क्या स्थिति है यहाँ पर गरीबी को लेकर। तो ये इंडेक्स कैसे तैयार हुआ? इस इंडेक्स ने जो डेटा लिया था गरीबी का या हेल्थ का लोगों का, वो लिया था NFHS 2019 और 21 से। अब NFHS क्या है, आपने कई बार पढ़ा है, यह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से उठाकर तब ये गरीबी का इंडेक्स तैयार किया। अब होता क्या है, राइटर बोलते हैं नो डाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अच्छा है, बहुत अच्छी मेथड का यूज़ करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये देखो जो इन्होंने सर्वे किया था, ये सर्वे है, लोगों से पूछा जाता है, ये जो सर्वे किया था वो केवल 6 लाख घरों में किया था। इंडिया की आबादी कहाँ पर है और कह सकते हो कितने लोगों का सर्वे किया गया, भारत की पॉपुलेशन किस लेवल पर है, और केवल 6 लाख घरों का सर्वे करके आप अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार कर पा रहे हो, तो यहाँ पर उस इंडेक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। आपने केवल 6 लाख घरों को काउंट करके उनका सर्वे करके सारा का सारा डेटा निकाल दिया।
तो कहीं ना कहीं ये भी अगेन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो हमें ज़रूरत है कि इस पूरे के पूरे डेटा के सिस्टम को चेंज करें, पूरे सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, जो क्रिएटर्स हैं, यूज़र्स हैं डेटा के, उनके साथ में एक बेटर कम्युनिकेशन बनाना है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पोटेंशियल का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि डेटा एक सटीक डेटा और ट्रांसपेरेंट डेटा सभी लोगों तक फैल सके। समझ गए? तो ये यहाँ पर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके हैं, कोई इशू नहीं है। सेकंड एडिटोरियल पर आते हैं। जो अगला एडिटोरियल है ये थोड़ा ज़्यादा काम का है। आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्पेशली ओडिशा की बात की जा रही है, और मैं आपको बता दूँ एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर यूपीएससी के अंदर में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे ओवरऑल इंडिया को लेकर बात करूँगा कि जो हमारी ट्राइबल जो कम्युनिटी है, हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है, जनजातियों का पूरा समाज है, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या क्या किया है, हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमेशा हमेशा के लिए आपको ये हेल्प करेगा, मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ। तो ध्यान से इसके बारे में सुनना, नीचे इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो हमारा आदिवासी समाज है, ट्राइबल सोसाइटी है, उसको हम कैसे और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। देखो हुआ क्या है ना, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज़्म और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इन्होंने राज्यसभा के अंदर कुछ अलग अलग स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में बताया कि बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स सरकार ने स्टार्ट की हैं, जिन स्कीम्स प्रोग्राम्स का मेन मकसद है कि हम अपने देश के ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज को, जो हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा ट्राइबल सोसाइटी है, इनकी जो संस्कृति है, इसको हम प्रोटेक्शन दे सकें, इसको हम बचा सकें, इसको हम प्रमोट कर सकें। इसलिए यहाँ पे कई सारी स्कीम्स को लेकर आया गया है। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पे इन्होंने, इस मंत्रालय ने ये समझाया कि कौन कौन से कदम हैं जो कि हमारी ट्राइब्स के एम्पावरमेंट के लिए उठाए गए हैं। सबसे पहला कदम है जोनल कल्चरल सेंटर्स, ZCC। जोनल कल्चरल सेंटर्स क्या, इसको समझते हैं। हमारी भारत सरकार ने 7 अलग अलग जोनल कल्चरल सेंटर्स को बनाया, और इन कल्चरल सेंटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट कर सकें पूरे नेशन के अंदर में रेगुलर बेसिस पर। इवन इतना ही काम नहीं है, इस कल्चर सेंटर का ये भी काम है कि जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जो ये हमारे आदिवासी की जो भाषाएं हैं अलग अलग, इनकी बहुत सारी भाषाएं हैं, उनको प्रोटेक्शन दे सकें, उनकी जो कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, उसकी सुरक्षा कर सकें हम देश भर में। ये यहाँ पर इस काउंसिल का मेन मकसद है। समझ गए? तो ये जो काउंसिल्स हैं ना, इनको सेटअप किया गया है इनके अलग अलग हेडक्वार्टर के साथ में। एक हेडक्वार्टर पटियाला में, दूसरा नागपुर में, तीसरा उदयपुर में, चौथा प्रयागराज में, पांचवा कोलकाता में, और छठा दीमापुर में, और सातवां तंजावुर में है। तो ये इसके 7 जोनल काउंसिल्स हैं। अब उसके बाद में दूसरा जो कदम उठाया गया है सरकार के माध्यम से इनके कल्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए, वो है रीजनल फेस्टिवल्स। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में 7 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, और कह सकते हो मिनिमम 42 रीजनल फेस्टिवल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करे गए हैं इन्हीं जोनल काउंसिल्स के माध्यम से। और ये ऐसा नहीं है एक साल ऑर्गेनाइज़ किए हैं, हर साल यहाँ पर इस प्रकार के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, ताकि हम ट्राइबल फेस्टिवल्स के बारे में लोगों को बता सकें, उनकी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकें। इवन यहाँ पर ये फेस्टिवल्स को प्रमोट करने के लिए जो हमारी सरकार है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है इन जोनल काउंसिल्स को। तीसरा जो यहाँ पर कदम है, या फिर तीसरा स्टेप सरकार के थ्रू उठाया गया है, वो है ट्राइबल लैंग्वेज की प्रोटेक्शन। जो ट्राइबल भाषाएं हैं, आदिवासियों की जो भी यहाँ पर भाषा हैं अलग अलग, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, सरकार ने यहाँ पर अलग से जो ग्रांट्स हैं, जो सपोर्ट है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, ताकि इनकी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उसको हम प्रमोट कर सकें। समझ गए? फिर उसके बाद यहाँ पर एक और स्कीम चलाई गई है, ट्रूस स्कीम। यह है ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट स्कीम। इस स्कीम के अंडर में क्या है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने की बात की है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को, है ना, कुछ ऐसी संस्थाओं को जिनका मेन मकसद होगा ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करना, उनके कस्टम्स को, उनके रीति रिवाज, उनका ट्रेडिशंस को प्रमोट करना। फिर उसके बाद में एक और कदम सरकार ने उठाया है ट्राइबल कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है एकलव्य मॉडल एंड म्यूजियम्स। अब एकलव्य मॉडल बेसिकली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात की जा रही है, EMRS की। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इन्होंने यहाँ पर कह सकते हो कि बोला है कि लगभग 750 कितने 750 EMRS स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन करे जाएंगे हमारे देश में, ताकि ट्राइबल स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन दी जा सके। दोस्तों, जो ये EMRS स्कूल है ना, ये स्पेशली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए खोले जा रहे हैं, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए EMRS स्कूल को ओपन किया जा रहा है। प्लस सरकार ने यहाँ पर अलग अलग जो 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम्स हैं, इनको भी यहाँ पर सेंक्शन किया है, ताकि लोगों को यहाँ पर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता चले।
फिर उसके बाद में एक और कदम उठाया गया है गवर्नमेंट की साइड से, वो है आदिग्राम। आदिग्राम मतलब आदिवासी ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ये इसका ये काम है कि जो पैसा दिया जा रहा है इन ट्राइबल कम्युनिटी के जो ट्रेडिशंस उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या उस पैसे का प्रॉपर यूज़ हो रहा है, जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो हो रही है, यानी जो पैसा खर्चा जा रहा है ना, वो ये काम सही से पैसा लग पा रहा है सही जगह पर या नहीं लग पा रहा है, वो सारा काम यहाँ पर इसका होता है। फिर उसके बाद एक और कदम उठाया गया, वो है जनजातीय गौरव दिवस। साल 2021 में ये डिसाइड किया गया था कि 15 नवंबर को हर साल हम जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, ताकि जो हमारे एक सबसे पॉपुलर फ्रीडम फाइटर हैं बिरसा मुंडा जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर सकें। तो अगेन इस तरीके से भी आप देख पाओगे ट्राइबल कम्युनिटी के प्रमोशन या प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। ये बात समझ गए। तो सरकार ने इस प्रकार के इनिशिएटिव्स चलाए। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइबल कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं या क्या स्टेप्स उठाए गए, तो ये स्टेप्स आप मेंशन कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब हमारे संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे संविधान में कहीं पर भी जो ये ट्राइब टर्म है, ये टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ये बिल्कुल हमारे संविधान में लिखा गया है। ये संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब को इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 342 आई के साथ। जो आर्टिकल 342 क्लॉज आई है, इसके माध्यम से ये जो वर्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब, ये इंसर्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद में जो हमारे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट के पास में, कि वो जो प्रेसिडेंट हैं वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन के ज़रिए स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में डालने का मेन काम यहाँ पर जो एट द लास्ट मेन काम आता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आता है कि हाँ, इसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह देखेंगे। अब हमारे संविधान का जो 5वां शेड्यूल है, 5th शेड्यूल, ये 5th शेड्यूल क्या बात करता है, ये बात करता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप करने की, कि हर एक राज्य जहाँ पर शेड्यूल एरियाज़ हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की अच्छी पॉपुलेशन है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप करेंगे। समझ गए, ये बात भी यहाँ पे संविधान में है। उसके अलावा संविधान में कुछ और राइट्स दिए गए हैं काफ़ी सारे लोगों को, वो वाले भी राइट्स यहाँ पर गिने गए हैं, प्लस अलग से जो ट्राइबल सोसाइटी को दिए गए हैं वो भी यहाँ पर गिने गए हैं। पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल और कल्चरल प्रोटेक्शन की। अब एजुकेशनल और कल्चरल प्रोटेक्शन में दोस्तों आप देखोगे तो आर्टिकल 15 को ओपन करोगे तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ओपन करोगे तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या लिखा गया है, यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इसमें शेड्यूल ट्राइब्स को भी इंक्लूड किया गया है, उनके एडवांसमेंट के लिए यहाँ पर प्रोविजन है, उनको आगे बढ़ाने के लिए। जो संविधान में आर्टिकल 15 इनकी बात करता है। फिर आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की बात करता है, इसमें अगेन शेड्यूल ट्राइब्स भी आते हैं, तो आर्टिकल 29 भी बात करता है। फिर आर्टिकल 46 हो गया, आर्टिकल 46 भी यहाँ पर बात करता है कि जो स्टेट है उसको प्रमोट करना चाहिए स्पेशल केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो वीकर सेक्शन लोग हैं, पीपल जो वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आता है उन सब लोगों को, प्लस यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन सब की प्रोटेक्शन करनी होगी, इनके साथ में कोई अन्याय ना हो, इनके साथ में कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, तो उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम अगेन यहाँ पर संविधान में आर्टिकल 46 के माध्यम से इनको मिल जाता है। फिर आर्टिकल 350 बात करता है राइट टू कंजर्व अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ये सीधा सीधा ये हक की बात करता है किसकी, देखो सभी के पास में राइट है कि वो अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपना स्क्रिप्ट, उसकी प्रोटेक्शन कर सकें। समझ गए। फिर ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। अब आते हैं कुछ पॉलिटिकल सेफगार्ड्स। पॉलिटिक्स के अंदर में कहाँ कहाँ पर जो रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया है, तो उसको लेकर आप देखोगे तो अगेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 330 में लोकसभा के अंदर में शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात की गई है। शेड्यूल ट्राइब्स के जो पर्सन हैं इन कम्युनिटी के आरक्षण की बात की, लोकसभा में इनके लिए एक रिजर्वेशन होगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 332 में जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधानसभा भी बोलते हैं, विधानसभा में भी ध्यान रखना, विधानसभा में भी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होगा। ये बात आर्टिकल 332 में मेंशन की गई है। फिर पंचायत के अंदर भी इनके लिए रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 243 में की गई है, तो ये यहाँ पर रिजर्वेशन की बात हो गई है। ठीक है, तो हमारा संविधान क्या बोलता है ये हमने यहाँ पर समझा। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड क्या है, तो अगेन यहाँ पर आता है हमारा आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार क्या करेगी, एक कुछ स्पेशल फंड्स प्रोवाइड करवाएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, राज्य सरकार को, ताकि वो राज्य सरकार क्या कर सके, उस पैसे का यूज़ करके हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के कल्याण के लिए काम कर सके, उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने का काम किया जाता है। समझ गए। तो आर्टिकल 275 ये बोलता है। तो संविधान में कहाँ कहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को एक प्रोटेक्शन, एक सपोर्ट मिल रहा है वो हमने समझा, क्या क्या स्कीम्स चलाई गई हैं वो समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इतना भारी भरकम प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर में जो ट्राइब्स हैं ना, उन्होंने कई सारी जो इशू हैं, कई सारी जो समस्या हैं वो फेस की हैं। जैसे सबसे पहली समस्या लैंड राइट्स की प्रॉब्लम हो गई।
लैंड राइट अपने आप एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है जो ट्राइबल कम्युनिटी फेस कर रही हैं और करी थी बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो जंगलों में रह रहे हैं, रिमोट रीजन्स में रह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि भाई अब जंगलों को प्रोटेक्शन करने के लिए एक लॉ आ गया है, उस एरिया को सुरक्षा की जाएगी, उस एरिया की, उन लोगों को हटाया जाएगा, तो उन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है उस एरिया में। अब उनको घर छोड़ के निकलना पड़ता है, तो ज़मीन को लेकर कोई हक नहीं है उनके पास में। इस प्रकार की जो समस्या उन्होंने ज़्यादातर फेस की है। सेकेंड जो प्रॉब्लम ट्राइब्स ने फेस किया वो है सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी को, प्लस उनको क्वालिटी एजुकेशन ना मिलना, हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी पीछे रह गए, हेल्थ केयर सेक्टर का कोई सपोर्ट उनके पास में नहीं गया। बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, साफ़ पीने का पानी, साफ़ सफाई, वो सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं, या अच्छी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाई हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, जो थर्ड समस्या ये फेस कर रहे हैं वो एजुकेशन गैप। एजुकेशन लेवल जो ट्राइबल पॉपुलेशन में है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा पूरे नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में। क्वालिटी एजुकेशन की कमी है इनके पास में, कल्चरल बैरियर्स हैं, लैंग्वेज के बीच में काफ़ी डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है ट्राइबल चिल्ड्रन के अंदर में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो समस्या है, क्योंकि अब एजुकेशन प्रॉपर नहीं है तो लेबर में, बॉन्डेड लेबर में इनको रख लिया जाता है, इनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा रिस्क बना हुआ है एक्सप्लॉइटेशन का, बॉन्डेड लेबर में रखा जाता है उनको, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से पूरी गुलामी करवाई जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी हो रही है रिमोट रीजन्स में, जहाँ जहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वहाँ पे इनके ऊपर बहुत सारे जो अत्याचार हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़। देन उसके बाद में कल्चरल इरोजन, जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है, तेज़ी से लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन तेज़ी से बढ़ता चले जा रहा है ना। लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, है ना। वेस्टर्न कल्चर की जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर हम लोग एज अ फूड, एज अ आप कह सकते हो क्लॉथिंग के सेक्टर में भी, हर चीज़ में आप उसको हम लोग अपनाना स्टार्ट कर चुके हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो ट्राइबल कल्चर है वो भी खत्म हो रहा है। ट्राइबल कल्चर हो गई, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो गई, वो सब खत्म होकर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से आने वाले समय पर ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने कल्चर को पूरी तरह से भूल जाएं, उसको कोई याद भी ना रखे, समझ गए। फिर उसके बाद में एक और इशू जो ये फेस कर रहे हैं वो है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन उन प्रोटेक्टिव मेजर्स को देने के बावजूद भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी पीछे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर में उनको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, पॉलिटिक्स में अच्छी खासी मात्रा में ट्राइबल कम्युनिटी अवेलेबल नहीं है, इस चक्कर में वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अपने वेलफेयर, अपने राइट्स की बात नहीं कर पाते हैं, समझ गए। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इन्होंने फेस किया है। अब राइटर ने इस एडिटोरियल के अंदर में वे फॉरवर्ड के बारे में बताया है कि इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहला लैंड और रिसोर्स राइट्स। सबसे पहली चीज़ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको हमें लैंड राइट्स देना होगा। उनके साथ में बहुत बार डिस्प्लेसमेंट होता है, उनको निकाल दिया जाता है एक एरिया में, नहीं ऐसा नहीं करना है, उनको उनकी ज़मीन का हक देना होगा। सेकेंड, एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट। दूसरा जो हम काम इनके कल्याण के लिए कर सकते हैं, एक क्वालिटी वाला एजुकेशन देना और इनको कौशल बनाना, स्किल्स के ऊपर काम करवाना, ताकि ये आगे और बेटर कर सकें, हमारी इकॉनमी भी कंट्रीब्यूट कर सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें। दूसरा काम। तीसरा यहाँ पर हेल्थ केयर और सैनिटेशन। देखो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी देना भी हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, उनकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है, कई बार ऐसे एरिया में वो रह रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, रिमोट एरियाज़ में है, वहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में हमें हेल्थ केयर और सैनिटेशन के ऊपर काम करना होगा। फिर उसके बाद में एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन। जो महिला का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना ट्राइबल सोसाइटीज़ में, वो लोग यहाँ पे पहचानते नहीं हैं, तो महिला का जो ये रोल है ना, इसको हमें एक पहचान देनी होगी। हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वहाँ पर महिला को जो खासकर ट्राइबल सोसाइटीज़ में और रिप्रेजेंटेशन देना होगा और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, समझ गए। फिर प्रोमोटिंग इंडिजीनियस कल्चर। देखो जो यहाँ पर ट्राइबल लैंग्वेज है, आर्ट है, ट्रेडिशन है, उनके अपने आप में पूरा का पूरा रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं, पूरा ट्रेडिशन है, पूरी संस्कृति उनकी चलती हुई आ रही है बहुत लंबे समय से, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन देना, उसको आगे प्रमोट करना, उसका विस्तार करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके हम भारत की जो ये डाइवर्सिटी है, भारत का जो यहाँ पे पूरा विरासत है, उसको हम बचा पाएंगे। पॉपुलेशन और इंक्लूजन। देखो जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन है इसको भी हमें इंकरेज करना होगा, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन है ये लोकल गवर्नमेंट में उतरें, पॉलिसी के मेकिंग बॉडीज़ में उतरें, ठीक है, ताकि नई नई पॉलिसीज़ बनाई जाए तो यहाँ पर कहीं पर भी हम ट्राइबल कम्युनिटी को ना छोड़ें, ट्राइबल कम्युनिटी की आवाज़ बनकर निकले, तो उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो भी हमें इंक्रीज़ करना होगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, समझ गए।
नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड बाय द ट्राइब्स इन इंडिया एंड हाउ कैन वी एम्पावर द ट्राइबल सोसाइटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कभी भी बन सकता है। ठीक है, तो जो जनजातियां हैं ना, ये किन प्रकार की जो समस्याएं हैं ये इनका सामना करना पड़ रहा है, इनको ये बताना है। सेकंड पार्ट में पूछा गया इसी क्वेश्चन के कि कैसे हम ये पूरे आदिवासी समाज को सशक्त बना सकते हैं और पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में रीड कर देता हूँ, वैसे पता चल ही चुका होगा। भारत में जनजातियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम आदिवासी समाज को कैसे सशक्त बना सकते हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर मेरे साथ में अपने जो आंसर्स उसको सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, जब आप अपने आंसर को सबमिट करते हो तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों, ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कशंस कर रखे हैं, कई बार चर्चा कर रखी है। पहले ही मैं आपको समझा दूँ, अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले 20 जुलाई को, अभी जुलाई का महीना निकला है, तो 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार से क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि चीता जो हम लेकर आए हैं, अब भाई 20 चीता लाए, उसमें से 8 चीता की डेथ हो गई, इतने सारे चीता मर गए जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका से, मतलब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ से लेकर आए थे चीता। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में हमने उनको रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई इतने सारे चीता की डेथ हो रही है, तो इसकी वजह से इंडिया की कोई इमेज जो है, अच्छी इमेज बनेगी नहीं। बाहर कहेंगे कि यहाँ पर एक चीता को वो संभाल भी नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार की इमेज बनेगी। 40% चीता मर गए जो लेकर आए गए थे, वो भी पिछले साल सितंबर 2021 में लाने की शुरुआत की थी हमने, 2022 में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस इन्वेस्टिगेशन को करने के दौरान जो हमारी NTCA बॉडी है, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने मंडे में ये बताया, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि सर जो भी यहाँ पर इन 8 चीता की डेथ हुई है कुल्लू नेशनल पार्क में, ये कहीं ना कहीं कोई नेचुरल कॉज था, नेचुरल कॉज की वजह से यहाँ पर ये डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो जो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, इनका कहना यह है कि ऐसा नहीं है कोई मृत्यु अननेचुरल रीज़न की वजह से हुई है, यानी कि उनको मार दिया गया हो, हंटिंग करी हो, या फिर रोड पर गाड़ी से टकरा गए हो, या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मरे हो, ऐसा नहीं है सर। कोई नेचुरल मेन रीज़न ही है जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। उसके ऊपर और ज़्यादा भी जो रिसर्चेस है वो लगातार यहाँ पर जारी हैं। ठीक है, वैसे आपको मैं बता दूँ, सरकार ने ये भी मेंशन किया है कि जो ये चीता हैं इनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में चीता पाए जाते थे पहले, लेकिन वो 1952 में समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। इस वजह से हमने सोचा अफ्रीका से लाकर इंट्रोड्यूस कर दें वापस से भारत के अंदर में। अब री इंट्रोड्यूस किया तो, लेकिन यहाँ पर अभी भी आसार सही दिख नहीं रहे हैं क्योंकि 20 में से 8 चीता मर चुके हैं। ठीक है, फिलहाल ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों, इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ खास चीज़ें तो नहीं है। चीता के बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हो, है ना दोस्तों। याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको पढ़ाया है एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है ना। जैसे कि मैंने आपको उनका साइंटिफिक नेम भी बताया है, मुझे शायद याद नहीं आ रहा है। वैसे चीता का जो साइंटिफिक नेम, एशियाटिक चीता का साइंटिफिक नेम एसिनोनिक्स जुबैटस वेनेटिकस करके शायद मैंने आपको बताया था। ठीक है, करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है शायद। और जो अफ्रीकन चीता था उसका नाम एसिनोनिक्स जुबैटस था, या ये आपस में क्रॉस भी हो सकते हैं, या फिर इसका नाम वो हो सकता है, उसका नाम हो सकता है। वैसे अफ्रीकन चीता का नाम एसिनोनिक्स जुबैटस ही होगा, और जो हमारा एशियाटिक चीता है उसका साइंटिफिक नेम एसिनोनिक्स जुबैटस वेनेटिकस है। और जो अफ्रीकन चीता है जो अफ्रीका से इंडिया में लाया गया है उसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। जबकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारा एशियाटिक चीता है जो एशिया में पाया जाता है उसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि अभी कुछ 40-50 के मात्रा में बचे हुए हैं एशियाटिक चीता, और वो भी केवल ईरान में बचे हुए हैं। समझ गए। तो हमने सोचा इंट्रोड्यूस किए, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कुछ आसार सही नहीं नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है पढ़ने के लिए। अगले आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एल नीनो के बारे में। ठीक है, जो ये एल नीनो है, एल नीनो मजबूत होता हुआ चले जा रहा है। अभी हमने देखो पहले क्या हो रहा था, पहले बात ये हो रही थी आज से 2 महीने पहले एल नीनो आएगा। अब हुआ कि सूखा पड़ने लगेगा, बारिश नहीं हो गया। भाई बारिश नॉर्थ इंडिया में इतनी खतरनाक हुई कि यहाँ पे कई सारी जगह पर बाढ़ आ गई, कई सारे लोगों के घर जो है वो बर्बाद हो गए। वाकई में एक सैड न्यूज़ है। लेकिन अभी क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत का जो मौसम विभाग है, उनका कहना है कि जो एल नीनो है ना, ये मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे।
तो कहीं ना कहीं जो मानसून का सेकंड फेज़ जो है, मानसून का सेकंड फेज़ कब से कब तक होता है, ये अगस्त सितंबर रहेगा। अगस्त से सितंबर ये 2 महीने ये सेकंड फेज़ होता है मानसून का। तो इस मानसून के इस वाले फेज़ में अब की बार नॉर्मल से कम बारिश होगी, ऐसा यहाँ पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मेंशन किया है। नहीं तो फिर अभी थोड़ी देर पहले तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। थोड़े दिनों पहले की बात है, चंडीगढ़ के अंदर में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में ऐसी बारिश सालों पहले देखी गई थी, जिस तरह की बारिश नॉर्थ इंडिया में देखने को मिली है कुछ समय पहले। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब अगस्त का महीना, सितंबर के महीने में जो रेनफॉल है वो थोड़ी सी कम नज़र आएगी, सूखा ज़्यादा नज़र आएगा, गर्मी ज़्यादा नज़र आएगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है एल नीनो। अब ये एल नीनो क्या होता है दोस्तों, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एल नीनो के बारे में जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो 2023 में अब की बार एल नीनो देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत साल पहले देखने को मिला था। ऐसा एल नीनो 2009 में ऑब्जर्व किया गया था, जो अब दिखेगा। एल नीनो के पीछे का पूरा यहाँ पर फिनोमेना क्या होता है, आओ ये समझते हैं। दोस्तों ये आपको फोटो नज़र आ रहा होगा, इस फोटो में इधर आपको साउथ अमेरिका नज़र आएगा, इधर आपको यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, है ना, और इधर यहाँ पे एशिया नज़र आएगा, इधर ये आपको इंडिया नज़र आ रहा होगा। तो बीच में जो यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन है, इस पैसिफिक ओशन में सब कुछ डिपेंड करता है पानी के सर्कुलेशन के ऊपर। मतलब क्या है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये फोटो ला नीना को दर्शाता है। एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना। ला नीना से भारत में बारिश बहुत ज़्यादा आती है और एल नीनो से सूखा पड़ता है। तो ये ला नीना है। ला नीना मतलब जब बारिश आती है इंडिया में या एशिया में होती है। तो ला नीना में क्या होता है कि जो गर्म पानी है वो गर्म पानी एशिया की साइड में पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इधर हमारे आसियान कंट्रीज़ हो गए, इधर एशिया हो गया, इधर ये वार्म वाटर पहुंच जाता है, गर्म पानी हो जाता है। इधर जो समुद्र का पानी वो गर्म हो जाता है, समझ गए। और गर्म होने की वजह से भाप बनेगी, ऊपर जाएगा पानी, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बरसात होगी। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा, समुद्र में जहाँ पानी गर्म होगा वहाँ बरसात होनी है, समझ गए। अब क्या होता है, ये ला नीना की कंडीशन है कि भाई गर्म पानी, इधर का जो पानी है एशिया की साइड का वो गर्म हो जाता है, और इधर की साइड का जो पानी है साउथ अमेरिका की साइड का वो ठंडा हो जाता है। पानी ठंडा होने का मतलब है इधर कोई बारिश के आसार आपको नहीं नज़र आएंगे, कोई बारिश नहीं आएगी, समझ गए। इधर सब सूखा पड़ेगा इस वाले एरिया के अंदर में। अब इसी को उल्टा कर दो, ला नीना में क्या होगा दोस्तों, ला नीना में उल्टा हो जाएगा। ला नीना में क्या होगा, ये जो वार्म वाटर है, ये वार्म वाटर घूम कर इधर आ जाएगा साउथ अमेरिका की साइड में, और जो ये कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, ये घूमकर इधर आ जाएगा एशिया की साइड में, ऑस्ट्रेलिया की साइड में। तो इधर कोल्ड वाटर आ जाएगा, मतलब अब कोल्ड वाटर है, कोई बारिश नहीं होने वाली, सूखा पड़ने वाला है। और इधर यहाँ पे वार्म वाटर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे अब वो सारा प्रक्रिया चलेगी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, अब बारिश यहाँ पर होगी साउथ अमेरिका की साइड में। तो ये एल नीनो है। तो ये एल नीनो अब स्ट्रांग हो रहा है, अब स्ट्रांग नहीं था, अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, समझ गए ना। ये सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया। अच्छा, आज से पहले कब कब एल नीनो के इवेंट्स नज़र आए? जब एल नीनो के इवेंट्स देखोगे तो 1982 से 83 का, 1997 से 1988 के बीच, 1997 से 1988 के बीच का देखोगे, 98 के बीच का यहाँ पर एल नीनो का इवेंट देखने को मिलेगा। ये बहुत इंटेंस था, बहुत खतरनाक एल नीनो आया था। फिर उसके बाद में जो 1982 से लेकर 83 का इवेंट था, इसमें भी यहाँ पर एल नीनो देखने को मिला। फिर एल नीनो का इवेंट 1997 से लेकर 1998, ये जो एक साल था ये इंपॉर्टेंट था। ये एक साल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि एल नीनो के इवेंट को साइंटिफिकली मॉनिटर किया गया, इसके ऊपर ध्यान रखा गया, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ यहाँ पर एनालाइज किया गया। और जो ये एक साल का एल नीनो था, इसकी वजह से सूखा पड़ गया था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पेरू, फिलीपींस तक, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में पूरी तरह से सूखा पड़ गया था। क्यों? क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी। जबकि साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, पेरू, चिली, यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, इवन फ्लडिंग आ चुकी थी, कि बाढ़ आ चुकी थी खतरनाक, जैसे अब की बार यहाँ पर नज़र आ रहा है, समझ गए। तो एल नीनो की वजह से कहीं ना कहीं गर्मी भी बढ़ेगी। और बोला यहाँ पर जा रहा है कि 2016 में एक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी, रिकॉर्ड तोड़, उसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पर एल नीनो था, समझ गए। अब एल नीनो 2023 में जो आ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? पहली बात, मानसून जो है हमारा वो कमज़ोर हो जाएगा सेकंड फेज में, क्योंकि अभी बारिश तो अभी अगस्त सितंबर में भी होती है। तो क्या होगा, अब की बार बारिश यहाँ पे इन 2 महीनों में थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, मानसून हमारा थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा, समझ गए। दूसरा आप देख पाओगे टेम्परेचर थोड़ा हॉट हो जाएगा, गर्मी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सूखा पड़ने लगेगा दूसरे रीजन्स में, ठीक है। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक आइलैंड्स में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर सूखा पड़ने लगेगा।
ये बात यहाँ पर शेयर की गई है। समझ गए? तो ये था डिस्कशन। अब दोस्तों ये आर्टिकल मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। अब ऐसा क्यों है कि मैंने ये वाला एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने ये दोनों एडिटोरियल डिस्कस किए, फिर जो बचे कुछ आर्टिकल थे वो डिस्कस किए। इस वाले आर्टिकल को दोस्तों मैं कल डिस्कस करूँगा। रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे पास कॉल आ चुका है, मुझे कुछ अर्जेंट